सभी बच्चे टॉपिक लिखेंगे आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर बात करें तो देखो हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है या कोवेलेंट 100% आयनिक कैरेक्टर होता है। दोनों कैरेक्टर डिफाइन होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो उसके आयनिक कैरेक्टर या परसेंटेज प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ये 100 होता है। मतलब अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा होता है, अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम, या इसका किसी का आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब सारी चीज़ें डिफाइन करता है। तो ये आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर को कैसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो आयनिक कैरेक्टर का मतलब है कि ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और अगर वही कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस वजह था, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पर आयनिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, हाई होगा। और जहाँ पर जितना ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उस केसेस में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, या शेयरिंग चीज़ें अगर हाई होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लेकर के हम लोग डिफाइन करेंगे कि आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग कहते हैं कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो आयनिक कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट इज ईएन डिफरेंस को हम लोग कहते हैं। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ईएन का डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका आयनिक कैरेक्टर होगा। अगर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कम होंगे तो उसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। जैसे इस चीज़ों को समझो कि अगर हम बात करते हैं, जैसे NaCl लेते हैं तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, इसका क्या होता है 3.16। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 2.26। अगर वही हम लोग HCl के बारे में बात करते हैं, HCl में देखो क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और ये क्या होता है 3.16। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 1.06। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HCl में क्या है, कम है। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि HCl कैसा आयनिक इक्विवेलेंट है, HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और NaCl क्या है, एक आयनिक है। तो ये उसी चीज़ों को लेके हम कह रहे हैं कि ईएन डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उसमें उतना ही कम होगा। तो आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर, ये चीज़ें समझ में आ रहा है आपको। तो ये इसको कह रहे हैं, है ना, लिखते चलो फटाफट। है, सब है। अभी हम आज सब बताएंगे और अगले क्लास में सब पूछेंगे। नहीं, आज हम बताएंगे तो अगली क्लास क्यों नहीं पूछे। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN स्क्वायर। देख लो क्या पूछने वाले हैं अगले क्लास, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर होगा वो 16 डेल्टा EN प्लस क्या हो जाएगा 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर होगा। अब अगर जैसे NaCl के बारे में हमसे पूछा जाता है तो NaCl के बारे में अगर हम लोग देखें तो डेल्टा EN कितना आया था बताओ, 2.26 ये आया था। तो इस केस में इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा,
16 इंटू 2.26 प्लस 3.5 इंटू क्या हो जाएगा 2.26 का स्क्वायर। तो ये कोई ना कोई एक टर्म आएगा, कोई टर्म आएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 से ज़्यादा होगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो, ये 40 के आसपास में ये अप्रॉक्स आएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 के आसपास जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 17 के आसपास जाएगा। तो ये इसका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो क्या है 50 से अबव है। तो ड्यू टू दैट रीज़न इसका जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बहुत हाई होगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई ये कंपाउंड आयनिक मॉलिक्यूल होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? उसी तरीके से अगर HCl के लिए बात करते हैं, मान लो HCl के लिए, तो HCl में डेल्टा EN किसके बराबर आया था 1.06। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर देखते हैं तो 16 इंटू क्या हो जाएगा 1.06 प्लस क्या होगा स्क्वायर ना 3.5 इंटू 1.06 का क्या होगा स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर अप्रॉक्स 1 के आसपास ही होगा, और ये क्या हो जाएगा 3.5, तो 16 प्लस 3.5 ये 20% के आसपास आएगा। इसका मतलब है कि HCl में आयनिक कैरेक्टर कितना है 20% के अप्रॉक्स होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर कितना होगा 80% होगा। तो ये कैरेक्टर है जो डिफाइन करता है यहाँ पर। तो कैसे निकालना आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर, क्लियर है यहाँ पर? अब एक है कि यहाँ पे देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर जेई में ये पूछा जाएगा तो फॉर्मूला पूरा एकदम लगेगा और A to Z आपको निकालना होगा। नीट में इतने कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि डेल्टा EN जिसका ज़्यादा हो जाएगा उसका आयनिक कैरेक्टर हाई हो जाएगा, जिसका डेल्टा EN क्या हो जाएगा कम होगा उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो समझिए इस बात को, कर लोगे? आगे बढ़े फिर हम लोग, इससे आगे बढ़े, लिख लिया इसको। इनऑर्गेनिक का सबसे फेमस जो किताब है जो हम लोग देखते हैं 11-12 के लेवल में, वो जेडली किताब है। आप एनसीईआरटी में देखोगे कि एनसीईआरटी का भी लास्ट में लिखा हुआ कि जो इनऑर्गेनिक की जो थ्योरी है या बाकी चीज़ें वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, तो वहाँ पे किसका नाम आता है जेडली का बुक आता है। इसके अलावा तो बहुत सारी किताब होते हैं, वोगल्स के इससे बेहतर किताब हम मानते हैं इसके, लेकिन 11th-12 लेवल में जेडली की किताब को फेमस माना जाता है। और इस बुक का एक लाइन है जो कि एनसीईआरटी इस चीज़ों को मानता है कि अगर इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, साथ साथ में लिखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.7 then the compound will be more ionic than कोवेलेंट। इसका परसेंटेज वाले लाइन से कोई मतलब नहीं है, और ये ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है ना उसको ये बता देता है कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कम कैसे होगा। ये क्या कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किससे ज़्यादा है 1.7, मतलब इक्वल भी हो या ज़्यादा भी हो, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते हैं हम लोग यहाँ पर, मोर देन 1.7 देन द कंपाउंड विल बी मोर आयनिक देन कोवेलेंट होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.8 है, इट मीन्स इट इज़ मोर आयनिक देन कोवेलेंट है। अगर किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.5 है तो ये क्या हो जाएगा इट इज़ मोर कोवेलेंट देन आयनिक। इसीलिए देखो एक एग्जांपल हम लोग यूज़ करते हैं और यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे इनऑर्गेनिक में बहुत जगह पर आपको मिलने वाला है। जैसे आपसे पूछा जाएगा AlF3 है और AlCl3 है, कि इसके बारे में बताया जाए कि कौन आयनिक है कौन कोवेलेंट है। अब देखो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 1.5, कितना होता है 1.5, इसका क्या होता है 4। तो इस केस में डेल्टा EN कितना हो गया 4 माइनस 1.5, ये किसके बराबर आ रहा है 2.5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या है ये ज़्यादा है। इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 1.7 तो इसमें क्या हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब आते हैं AlCl3 में, एल्यूमिनियम का कितना होता है 1.5, Cl का कितना लिखे थे 3.16। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है 3.16 माइनस 1.5, ये किसके बराबर आ रहा है
1.66। क्या उस वैल्यू को क्रॉस किया? नहीं, थोड़ा सा के लिए क्या हो गया, कम हो गया। तो कहते हैं कि AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे वर्ड आपको मिलेगा कि AlF3 इज एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड बट AlCl3 इज कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक और कोवेलेंट को कौन डिफाइन कर रहा है, ये वैल्यू याद रहेगा आपको। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ये भी ठीक ठाक बताता है। ऐसे प्रीवियस वाला तो ज़्यादा बेहतर हम मानते हैं इससे, वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आपको बता रहा था कि कौन क्या होगा और कौन नहीं होगा। ये भी वैल्यू याद रहेगा। और किसी प्रकार का डाउट? इससे आगे बढ़े फिर। एक अभी पॉइंट लिखवाएंगे, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जब हम लोग पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। बाय यूजिंग डायपोल मोमेंट, है ना। बेसिकली डायपोल मोमेंट जो है वो हम लोग पूरा एक क्लास लगेगा इसको पढ़ाने में। इसके प्रीवियस भी जो वीडियोस है वो बहुत फास्ट हम पढ़ाए हैं, फिर भी हमको 32 मिनट लगा इसको पढ़ाने में। तो 1 घंटे के आसपास लगता है इसको पूरे डेप्थ में पढ़ाने में। तो ये डायपोल मोमेंट बेसिकली ये किसके लिए यूज़ करते हैं? यूज टू कैलकुलेट पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्योंकि अब हम लोग वहां तक सीमित नहीं रहेंगे कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। पोलर है तो कौन ज़्यादा पोलर है कौन कम पोलर, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। समझे बात को? पोलर में कौन ज़्यादा पोलर है और कौन कम पोलर है। तो पोलैरिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर जिसको क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। और डायपोल मोमेंट बेसिकली किसके बराबर होता है? तो ये चार्ज इनटू किसके बराबर होता है? ये डिस्टेंस के बराबर होता है, चार्ज और डिस्टेंस। तो इसका जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है, ये डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय डायपोल मोमेंट थ्योरेटिकल इनटू क्या हो जाएगा 100। सर थ्योरेटिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी तो हम बता रहे हैं आपको। क्या करोगे? Q इंटू डी, दैट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस गिवन होगा, चार्ज आपको पता है कि इधर +1 होगा तो क्या लेना होगा, +2 होगा तो क्या लेना होगा ये। और ये ऑब्जर्व डाटा है, ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये क्या होगा, ये ऑलवेज गिवन होता है। इसके बारे में ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम कहते हैं न्यू, कहते हैं न्यू। और ये बेसिकली ये डायपोल मोमेंट को बताता है। और डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोग थोड़े से 3-4 क्लास के बाद पढ़ेंगे। अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे जब तक हम लोग VBT हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, उसके बाद होगा। तो ये बस आपको हम एक फॉर्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो मेन चीज़ है हम लोगों को पढ़ना है ये वाला पोर्शन। अगर कहा जाए तो बाकी चीज़ें तो ठीक है आयनिक कैरेक्टर बताने के लिए। ये जो थर्ड जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो फजान्स रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है। फजान्स रूल बेसिकली इसका यूज जो होता है, इट इज यूज टू estimate covalent character in ionic bonds, है ना। मतलब कहने का मतलब है किसी बदमाश आदमी के अंदर में कितना शालीनता या सभ्यता छिपा हुआ उसको कैलकुलेट करना चाह रहा है। ये वो कौन कितना सीधा है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि जो आदमी बदमाश है वो 100% बदमाश है। तो बदमाश है तो हो सकता है उसके अंदर में 10% 20% क्या होगा, शरीफी होगा। ये उसी शरीफी को कैलकुलेट करना चाहता है। दैट इज इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में ये कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो फजान्स रूल जो है वो 2 पैरामीटर्स को मानता है। 2 पैरामीटर्स को मानता है। एक को कहता है पोलराइजेशन ऑफ एटम, और एक होता है दैट इज पोलराइजिंग पावर। एक एटम का पोलराइजिंग पावर होता है, एक का पोलराइजेशन होता है। मतलब ये कहता क्या है, हमको पहले ये थोड़ी देर पढ़ाने दो 10-15 मिनट, फिर डाउट होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे,
ठीक है, और हमको लगता है पढ़ाने के बाद तुम्हारे ऑलमोस्ट डाउट खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा भले एक दो पॉइंट रहा तो रहा। ये फजान्स रूल क्या कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर is directly proportional to polarizing power किसका, कैटायन का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन होगा किसका, ये एनायन का। कभी भी पोलराइजिंग पावर किसका देखते हैं हम लोग, कैटायन का। पोलराइजेशन किसका देखते हैं, एनायन का। सर ये पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजिंग पावर क्या है ना, इसको लिखते चलो साथ में, समझाते हैं फिर ये है क्या। देख लिया इसको। अब यहाँ पे बात होता है कि सर पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन क्या होता है। तो देखो ये एक कैटायन है और इसको मान के चलते कि भाई इसके अंदर में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। और ये क्या है, एक एनायन है जिसके अंदर में क्या है, निगेटिव चार्ज है। थोड़ा सा देखना, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और हमने आपको क्या बताया कि आयनिक बॉन्ड कब होगा, जब ये इन दोनों के बीच में आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाए, यही बताया था हम आपको। लेकिन ऐसा है कि पूरा उससे जा कर के ये क्या होगा, ट्रांसफर हो जाए। ये क्या हो सकता है, अगर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके अंदर में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और डिफॉर्मेशन होगा तो थोड़ा इसके तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि ये कैटायन क्या हो रहा है कि कितना इसको पोलराइज कर पा रहा, और ये कितना उसके तरफ क्या हो रहा, पोलराइजेशन हो रहा। पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, डिवाइड हो जाना। क्या होता है, डिवाइड हो जाना। ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, अब न्यूज़ पे नहीं देखते होगे अब ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें, ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम सुने थे, क्यों, क्योंकि इलेक्शन टाइम क्या होता, पोलराइजेशन होता। तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा है किसके बीच में, पब्लिक के बीच में हो रहा है, कि हम इसको वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे। बहुत सारे पोलराइजेशन कास्ट को भी लेकर के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पोलराइजेशन किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, पॉलिटिशियन के द्वारा। तो पॉलिटिशियन में क्या होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर होना चाहिए, और पब्लिक में क्या होना चाहिए, पोलराइजेशन होना चाहिए। तभी तो क्या होगा, तभी तो बवाल होगा, तभी दोनों में क्या हो जाएगा, शेयरिंग होगा। तो ये उसी चीज़ों की बात करें कि कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो किस पे डिपेंड करता है। तो दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ एटम, ये कैटायन, एंड द पोलराइजेशन ऑफ एनायन। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जब इस तरीके से शेयरिंग ऑफ थॉट्स, इस तरीके क्या होगा, तुम्हारे अंदर मान लो बहुत चीज़ें अंदर से भरा हुआ और तुम चुपचाप बैठे हो, कोई आदमी आए तुमको भड़का दे, तो ये चीज़ें कब होगा कि उस आदमी की भड़काने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और तुम कितना उसके तरफ पोलराइज हो रहे हो। तो ये उसी दोनों चीज़ें के बारे में हम कह रहे हैं कि ये जो अब जब ऐसी चीज़ होगा तो क्या होगा, फिर आपस में शेयरिंग होगी, इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगा। नेता वगैरह ये सब वही करता है ना, चाहे योगी की बात करो, ओबीसी की बात करो, ये सब क्या करता है, एक पोलराइजेशन क्रिएट करता है। तो ये पोलराइजेशन वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसको इसमें अब ये कितना इसको पोलराइज करेगा, तो ये डिपेंड करेगा ये कितना पावरफुल है, और ये कितना उसके तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर में। तो यही चीज़ हम लिखवाएं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन एंड द पोलराइजेशन ऑफ एनायन, सो दैट कि आपस में उनमें क्या हो जाएगा, कुछ शेयरिंग की बातें होंगी। और जब ये शेयरिंग होगा तो इसके अंदर में कौन सा कैरेक्टर आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन वाली चीज़ें समझ में आ रहा आपको, ये किसके अंदर आएगा, एनायन के अंदर में, और ये किसके, कैटायन का क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर। तो ये फजान्स रूल समझ में आया। अब यहां पर बात होता है कि सर पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर, क्या सभी कैटायन का एक प्रकार पोलराइजेशन होगा, मतलब क्या सभी कैटायन जो है
मतलब सारे पॉलिटिशियन एक बराबर होंगे, है ना? कोई थोड़ा दंगा भड़काएंगे, कोई ज़्यादा करेंगे, कोई एक्सट्रीम करेंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करेगा उसका, है ना? किस पे डिपेंड करेगा? पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करेगा। तो पोलराइजिंग पावर मतलब कैटायन उसको कितना पोलराइज कर पा रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे पहला फैक्टर कहते हैं कि पोलराइजिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? किसका? चार्ज का। कि इसका मतलब है कि अगर Al+3 होगा वो बेहतर होगा किससे? Mg+2 से। और इसके क्या होगा? Na+ से। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना उसको क्या करेगा? पोलराइज करेगा। मान लो कोई नेता है जिसके घर में उसी चीज़ों की वजह से कोई हादसा हो गया, तो वो तो खतरनाक नेता निकलेगा ना। मान लो कोई आदमी, कोई नेता है जिसका अपना घर का आदमी उस दंगे में शहीद हुआ है, तो वो जो नेता बनेगा कैसा नेता बनेगा? खतरनाक नेता बनेगा। बात समझ में आ रहा? वैसे नेता क्या बनेंगे? खतरनाक नेता बनेंगे। तो बेसिकली जिसके ऊपर में चार्ज, और डिपेंड करेगा भाई उसके चार्ज के बारे में। मान लो कि नेता अगर ठीक ठाक मजबूत है सभी चीज़ों से, मेंटली सब, तो अगर फिजिकली तभी तो मानेंगे। अगर कोई कमज़ोर नेता होगा तो रिक्शा वाला भी एक थप्पड़ दे देगा उसको। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कभी कभी देखे होगे कहीं खड़ा होकर के, मतलब किसी को भी नेता बनना होता है, किसी भी चौक पे खड़े होकर के मोदी को 4 गाली देना स्टार्ट कर देता है। आज के डेट में वही है कि पॉलिटिशियन आप बन जाइए। तो अगर वो पावरफुल है तो लोग ताली बजाएंगे, कमजोर है तो 2-3 थप्पड़ देके निकल लेंगे इसको। तो ये क्या डिपेंड करता है? उसके चार्ज पर, वो कितना पावरफुल है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अगर चार्ज एक समान हुआ तो किसका हो जाएगा? साइज किसका? एनायन के कैटायन? बोलो, कैटायन। छोटे साइज का जो कैटायन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, और वो हाई होगा तो क्या करेगा? वो अपने तरफ क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि Li+ बेहतर होगा किसकी तुलना में? Na+। और ये बेहतर किसकी तुलना में होगा? K+। अगर चार्ज बराबर हो, कहने का मतलब है बेरिलियम है, ये ज़्यादा बेहतर होगा किससे? Mg+2 से। ये ज़्यादा बेहतर किससे होगा? इससे। मतलब इसके अंदर पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जो जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा? ये पोलराइजेशन उसके अंदर ज़्यादा होता है ना। कभी भी आप पोलराइजेशन, इस प्रकार के दंगे जो हैं आप मेट्रो सिटी में रेयर केस में सुने होंगे आप। बड़े शहरों में इस तरीके से पोलराइजेशन जो होता है वो कम होता है। दंगा कहाँ भड़कता है? छोटे जगह पे। कहाँ होता है? छोटे जगह पे। छोटे जगह में तुरंत हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या है? ये ज़्यादा है। तो ये उस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रहेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर होने के लिए क्या होनी चाहिए? पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। पोलराइजिंग पावर कब ज़्यादा होगा? जब चार्ज ज़्यादा हो। और दूसरा क्या हो जाए? साइज कम हो। दोनों में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे हम लोग? ये चार्ज को देंगे। तो पहला वाला, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट होते हैं कि अब पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहाँ का पब्लिक होता है? पोलराइजेशन कहाँ का पब्लिक होता है? जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। यस और नो? तो ये कह रहे हैं कि हम लोग पोलराइजेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा। तो ये पोलराइजेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? तो पोलराइजेशन किसका होता है? ऑफ एनायन। मतलब कैटायन उसको भड़का दे और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो ये कौन होगा? तो ये डिपेंड करेगा उसके किस पर? चार्ज पर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मतलब N-3 इज बेटर देन O-2 एंड इट इज़ बेटर देन F-। मतलब जितना ज़्यादा उसके अंदर में चार्ज होगा उतना वो क्या होगा? उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। इस बात को समझना। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें कि एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो अगर ये N-3 है और ये क्या है? O-2 है, तो ये भी तुमको पता है कि N-3 का साइज बड़ा होता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई में हम पढ़ाए हुए हैं सारी चीज़ें। तो अगर इसको कोई कैटायन, अगर मान लो कि सिंपल A+ ही इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके अंदर में क्या होगा? डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। अगर A+ इसको अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर में डिफॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा? पोलराइजेशन किस में ज़्यादा होगा? जहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो। मान लो कि कहीं पर कोई दंगा कहाँ पे ज़्यादा भड़केगा? जहाँ पे 2-4 मर्डर हुआ होगा,
बात को समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या हो गया, कुछ चार्ज मिली चीज़ें होंगी, अनस्टेबल चीज़ें होंगी, तो जहाँ अनस्टेबल होगा वहीं पे क्या होगा, ये भड़केगा। तो ये उसी तरीके से, और वो जितना भड़केगा उतना क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है? व्हाट अबाउट द साइज? अगर चार्ज बराबर है तो साइज के क्या होगा, डायरेक्टली होगा कि इनडायरेक्टली होगा? हाँ, इनडायरेक्टली कि डायरेक्टली? नहीं नहीं, डायरेक्टली होता है ना। डायरेक्ट जितना इसका क्या होगा, साइज बड़ा होगा, है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, पोलैरिटी हो। देखो आपने देखा होगा कि बड़े वाले जो बैलून वगैरह होते हैं उसमें डिफॉर्मेशन क्या होता है, ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ये स्मॉल वाले में। तो बेसिकली ये इसको अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा पोलराइज होगा, ये क्या होगा, कम होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने लास्ट ईयर न्यूज़ में सुना होगा कि चेन्नई में जितने भी झारखंड बिहार यूपी के जो लेबर्स थे उनको पीट पीट के भगाया जा रहा था चेन्नई से। या कभी सुना होगा कि महाराष्ट्र से बिहार यूपी वाले लोगों को पीट पीट के भगाया जा रहा था। तो बेसिकली ये कहाँ हो रहा है, जहाँ साइज़ क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसा है कि तमिलियन तो रांची में भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि तमिलियन यहाँ पे नहीं, आप जाके देखिए, रेलवे में देखिए, मैकॉन में देखिए, सीसीएल में देखिए, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे तमिलियन। क्या यहाँ के तमिलियन बिहार यूपी के लेबर को मार के भगा रहे हैं क्या? क्यों नहीं भगा रहे? साइज में कम है, उसमें अभी पोलराइजेशन उतना नहीं आ सकता, उतना कैपेबल ये नहीं है। तो ये मैटर समझ में आया तुमको? तो जितना यहाँ पर ये अट्रैक्ट होगा उसी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं हम लोग। तो पोलराइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, साइज ज़्यादा होना चाहिए, किसका, ये एनायन का। तब उसमें क्या होगा, ठीक ठाक शेयरिंग होगा, और ये इस तरीके से। क्लियर है ये चीज़ें? तो ये पूरी कहानी आपको ध्यान में रखना होगा। तो पोलराइजेशन तब ज़्यादा होगा, जितना पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, शेयरिंग होगी। ठीक है। अगर मान लो कोई पॉलिटिशियन बहुत अच्छे से पोलराइज कर दे और पब्लिक क्या हो जाए, वो भी पोलराइज हो जाए, जैसे अभी हाथरस में जो केस हुआ वो भी एक पोलराइजेशन वाला केस है। क्या है, पोलराइजेशन। जो भी वहाँ पे धर्मगुरु होंगे वो लोगों को ब्रेन वॉश कर दिए होंगे, और ये लोग भी क्या हो गए होंगे, अट्रैक्ट हो गए होंगे। अब ऐसी थोड़ी है कि किसी बाबा के दम है कि हमें अट्रैक्ट कर ले। बात समझ में आ रहा? किसी इंडिविजुअल पर्सन से हम अट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, कोई चाहे कोई भी बाबा हो जाए, है ना। तो किसी भी इस तरीके के लोगों से अट्रैक्ट ये नहीं होगा, चाहे कितना भी ब्रेन वॉश करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे अभी तक लाइफ में कोई ब्रेन वॉश नहीं किया होगा? बहुत लोगों ने ब्रेन वॉश किया होगा कि आप इससे जुड़ जाइए, उससे जुड़ जाइए, इस सत्संग से जुड़ जाइए। हमने क्यों जुड़े? जब ऑलरेडी हम किसी से जुड़े हुए हैं, भगवान से डायरेक्टली अगर बात करते हैं, तो क्यों बाईपास किधर से क्यों जाए? बात समझ में आ रहा है? अगर तुमको पढ़ना हुआ हमसे पढ़ोगे कि मेरे स्टूडेंट से जाके पढ़ोगे? सिंपल सी बात बताओ। तो इसी चाहिए, इसका मतलब है कि मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई पोलराइजेशन ये नहीं है। कोई चाहेगा भी कि इसको पोलराइज कर दे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन तुमको पोलराइज कर देंगे। पोलराइजिंग पावर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर तगड़ा है, ठीक ठाक। तो इसी चीज़ों को लेकर के हम लोग कहते हैं। तो फजांस रूल समझ में आया? फजांस रूल के लिए हमने बस 3 ही चीज़ तो आपको बताया है। कोवलेंट कैरेक्टर उसका ज़्यादा जिसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाए, ज़्यादा, और पोलराइजेशन भी ज़्यादा हो, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ उसको खींच पाए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा उसके तरफ क्या हो जाए, ये अट्रैक्ट हो जाए। तो ये उसी तरीके से कहते हैं। आपने देखा हो कभी मेला वेले में बच्चे को देखता है ना, तो ये गुब्बारे वाले है या कोई भी इस तरीके से बबल्स वाले, वो जोर जोर का फुलाने लगता है या जोर जोर से उड़ाने लगता है ना। तो ये देखना कि अगर वो कोई भी चीज़ अगर सेल कर रहा है तो उसकी टोन क्या होती है, बढ़ जाती। रीज़न, वो पोलराइजिंग पावर क्या कर रहा है, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पोलराइजिंग पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और बच्चा क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि स्प्रिंग डील्स की जब छुट्टी होती है तो गुब्बारा वाला वहाँ पहुँच जाता है, पूरा जाकर देखना क्या होता है, पहुँच जाता है। क्या तुम्हारी छुट्टी में गुब्बारा वाला आता है? नहीं आता है। तो क्या, अच्छा वो तो होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग वो आता है, वो 1-2 कोचिंग वाले हैं, वो आते रहते हैं, ठीक है, वो हमारे ही मित्र हैं। कोई बात नहीं, वो हमारे ही मित्र हैं, तो कोई बात नहीं, इसी इंडस्ट्री में है ना, तो वो हमें ही मदद करते हैं। अब यहाँ के बच्चे को ले जाएंगे, फिर वहाँ से इनवाइट होंगे, फिर वापस 2-4 को लेके आते हैं। बात को समझो, तो उसमें हमें कभी नुकसान ये नहीं होता। और एक लिमिट के अनुसार सर्विस दे दे, मतलब पढ़ा दे, मेहनत कर दे, वो बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी नहीं है।
है ना, नॉलेज होगा, प्रायोरिटी नहीं है अभी, और भी बहुत सारे काम है ना उनके। आगे बढ़े फिर इससे। तो यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग कि सी के बारे में। फिर नेक्स्ट देखो, पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर, और साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। पोलराइजेशन क्या होना चाहिए? चार्ज ज़्यादा और साइज ऑफ एनायन ज़्यादा। अब देखो फाइनली देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये तो एकदम सही कह रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि कैटायन भी क्या हो, चार्ज ज़्यादा हो, एनायन पे भी चार्ज ज़्यादा हो, तो चार्ज ज़्यादा होने चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? साइज ऑफ, बोलो, एनायन। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? साइज ऑफ कैटायन। समझे इसको? यहां तक चीजें क्लियर है? इसके अलावा ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझना। कैटायन, ऐसे कैटायन जो कि क्या है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर है। ये कहां पर है? ऐसे कैटायन जो कहां पे? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर है, उनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा होती है। पूछो सर ये क्या कह रहे हैं? देखो कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1, क्या होता है? 3d10, कुछ ऐसा ही होता है। अगर ये कॉपर +1 में चला जाए तो ये 4s क्या हो जाएगा? 0, 3d क्या हो जाएगा? ये 10। या तुम इसको अगर अच्छे से भी लिखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, ये वाला कॉपर वाला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। कॉपर में एटॉमिक नंबर होता है 29, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 28। तो 28 अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या हो जाएंगे? 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, और ये भी क्या हो जाएगा? 18, तो 28 है। मतलब ये इसका एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये इस पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कब जाता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर, और इस कॉन्फ़िगरेशन पर ये इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है? बहुत हाई होती है। बात समझ में आ रहा? इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ये बहुत हाई होता है। मतलब एक स्टेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आज के जिस स्टेज पर है, हमें देखो 8-10 घंटा पढ़ाना पड़ता है, तो मेरे पोलराइजिंग पावर क्या कम है। अब अगर सोचो कि जिस दिन हम रिटायर हो गए इस फील्ड से, तो उस दिन हमारी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? हाई। तुमको पढ़ाने के बदले हम किसको पढ़ाएंगे? सोसाइटी को। और किसको पोलराइज कर देंगे? सोसाइटी को पोलराइज कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। आज के डेट में मेरे पास फुर्सत ही नहीं है कि हम किसी पोलराइजेशन में हम इन्वॉल्व हो पाए, लेकिन फ्यूचर में ये मान के चलो कि अगर जिस दिन रिटायरमेंट तो हमारा तो आएगा ही ना, और बहुत ज़्यादा 50 साल के बाद हम नहीं पढ़ाने वाले, 45-50 के बाद नहीं पढ़ाने वाले। अभी भी है समय, 10-15 साल और पढ़ा लेते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। सबका लिमिट होता है। जब सरकार आपको रिटायर कर दे रहा तो फिर हम क्यों इसमें लगे पड़े रहें? ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में इस फील्ड को छोड़ दिए, तो इसका क्या मतलब क्या है? नहीं, एक फिजिक्स में टीचर थे, सौरभ सर थे, रांची के बहुत बड़े टीचर थे फिजिक्स सर। ये ज़्यादा नहीं होगा, 52-53 ईयर्स हो गए। बैकग्राउंड नेतरहाट, IIT दिल्ली, सेंट जेवियर्स कॉलेज, है ना, बेहतरीन टीचर है। 1-2 वीडियो भी होंगे आपके, देख लेना कभी यूट्यूब में। लेकिन 52 ईयर्स के इस पे ही छोड़ दिया पढ़ाना, नहीं पढ़ाते हैं। कभी कभी मिलते हैं, बोलते रूपक आप क्या पढ़ाएं, 30 साल हो गया पढ़ाए हुए। तो छोड़ दिए उस चीज़ों को। कुछ लोग थे जो हम ही लोग जिनसे पढ़ते थे, वो 65 ईयर्स के ओल्ड थे, बोलते दिस इज़ माई लास्ट बैच, और वो था ही उनका लास्ट बैच। तो ये ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आए, सूडो वाली चीज़ें। अच्छा, सूडो का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आता है ना, सिल्वर। सिल्वर भी कॉपर फैमिली से ही बिलोंग करता है। कॉपर के नीचे कौन आता है? सिल्वर। सिल्वर के नीचे गोल्ड।
तो यहाँ पर सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5s1 3d 4d 10। लेकिन Ag+ पर अगर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर का निकल जाएगा, तो कहाँ पर जाएगा, ये 5s0 4d 10। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा ही होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद कहाँ पहुँच गया, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। तो कम से कम ये दोनों आयन्स याद रखना, और इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें हाई होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा। जैसे देखो KCN इज आयनिक, अगर हम बात करते हैं AgCN, ये होता है कोवेलेंट। साइनाइड तो सेम है, और तुमको हम सिखाए भी थे कि भाई आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। तो ये मेटल और नॉन मेटल यहाँ तो वैलिड हो गया, लेकिन यहाँ वैलिड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Ag+ के फॉर्म में है, और Ag+ में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, हाई। तो पोलराइजिंग पावर हाई होगा तो ये किस पर हो, ये शेयरिंग पे ज़्यादा करेगा और उस पर ट्रांसफर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना है, ऑर्गेनिक में भी ये आता है इंपॉर्टेंट, AgCN के रिएक्शंस। समझे इसको? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आगे बढ़े, लिख लिए इसको। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं और आपको बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके ऑर्डर क्या होगा, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है ना। अच्छा, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो पिछले वाले स्लाइड्स में, हमें लग रहा नहीं के बराबर होगा। तो उसमें कुछ फजानसुल में कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। LiCl NaCl KCl RbCl सीजियम क्लोराइड NaF NaCl NaBr NaI। इसमें ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा, रीजन सिर्फ ये लिख दें R+, क्या लिख दें हम लोग, सिर्फ R+, मतलब साइज ऑफ केटाइन के बारे में बात करते हैं। केटाइन के बारे में, केटाइन क्या होना चाहिए, छोटा, छोटा होगा केटाइन तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई हो जाएगा। तो ये उसके बारे में हम बात करते हैं। NaF NaCl NaBr NaI, ये क्या होगा। अच्छा, इसको किस आधार पर कंपेयर करेंगे, एनायन, और एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये समझ में आए चीज़ है। इधर तो यहाँ क्या देख रहे हो, हाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, चार्ज देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे +1 है, +2 है, और यहाँ पे +3 है। LiF है, Li2 Li3n है। लिथियम तो सब में एक बराबर है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, फ्लोरीन वाले में कि इसमें नाइट्रोजन वाले में, और इसका रीजन क्या है, चार्ज, ठीक है। NaCl और AgCl, NaCl और AgCl किसका हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो फिर AgCl पढ़ा क्यों रहता है, क्या हो जाएगा,
सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिल्वर के ऊपर में क्या है, ये बेहतरीन है, इसके ऊपर में पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, वो शेयरिंग में उसको ये करेगा। इससे आगे बढ़े फिर, कुछ डाउट है इसमें किसी भी एग्जांपल से रिलेटेड? अभी देखो यहाँ पर क्लोराइड लिखे हैं, तुम उसे ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी लेके चले जाएं तो वही मिलने वाला, मतलब Li2O Na2O इस तरीके से, या मान लो कि इसमें उसका फैमिली का नहीं लिया ना, बेरिलियम फैमिली का, एक तो एग्जांपल उसके भी ले लेते हैं तो नाराज हो जाएगा, नंबर तो वो भी उतना ही देगा। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, डिपेंड किस पे करेगा, किसका साइज पर, किसके साइज पर, R+ पर। तो R+ बड़ा होना चाहिए।